हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के तीसरे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इससे पहले के वीडियोस में हमने तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक को विस्तार से जाना। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो या कोई प्रतियोगिता परीक्षा का वनडे एग्जाम दे रहे हो या स्टेट पीएससी का या यूपीएससी का प्रीलिम्स या मेंस कुछ भी दे रहे हो या बीए एमए की इतिहास विषय को लेकर कोई भी परीक्षा दे रहे हो, मेरे नोट्स, मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए इस समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से और इत्मीनान से पढ़ते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासन काल जो रहा वो 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक, यानी कि 37 वर्ष तक रहा। और इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने 26 वर्ष तक शासन किया था। फिरोज शाह तुगलक था कौन? दोस्तों, मोहम्मद तुगलक के कोई भी संतान नहीं थी, तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के बाद सुल्तान बनता है। और ये मोहम्मद तुगलक के चाचा रज्जब का पुत्र था, यानी कि ये इसका चचेरा भाई था। कौन था? चचेरा भाई, जिसको मोहम्मद तुगलक ने अपने जीवित रहते ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक खास बात और है कि इसके पिता का नाम रज्जब था, जो मुस्लिम थे, और इसकी माता का नाम था नैला बीबी, जो कि एक राजपूत सरदार रनमल की पुत्री थी। इस प्रकार उसकी रगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही रक्त शामिल था। फिरोज शाह तुगलक, ये बता चुका हूं कि मोहम्मद तुगलक का कोई पुत्र न होने के कारण फिरोज को उत्तराधिकारी बनाया था। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? पिछली वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि मोहम्मद तुगलक गुजरात के सिंध पर एक विद्रोह का दमन करने के लिए जब गया हुआ था, तो रास्ते में थट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, उसी स्थान पर 23 मार्च 1351 को फिरोज शाह का राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक के समय इसकी उम्र थी 42 वर्ष। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके बारे में सर्वाधिक जानकारी जो मिलती है वो पुस्तक है जियाउद्दीन बरनी और शमसे सिराज हफीज की दोनों ने मिलकर लिखी है पुस्तक तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही को शुरू किया था जियाउद्दीन बरनी ने और कुछ हिस्सा इसका लिख पाए थे, तब तक इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इस पुस्तक को पूर्ण किया शमसे सिराज हफीज ने। इस पुस्तक से फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। एक पुस्तक और है जो फिरोज शाह की आत्मकथा है, फतूहाते फिरोज शाही। तो ये दोनों ही पुस्तकों से इसके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। तो जानते हैं इनके शासनकाल की क्या क्या मुख्य बातें रही। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक की गृह नीति। दोस्तों, मेरे नोट्स में हेडिंग और वन लाइनर फैक्ट दोनों का संतुलित रूप से समावेश करने का प्रयास किया है। हेडिंग आपकी जो मेंस लिखेंगे उसमें काम में आएगी और वन लाइनर फैक्ट आपके प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम में काम आएंगे। तो इनको उसी तरीके से मैंने क्रम से सजाया है कि ये सभी में समान रूप से उपयोगी हो सके। तो गृह नीति में हम क्या पढ़ेंगे? गृह नीति में राजस्व सुधार पढ़ेंगे। हम इसका सिंचाई को क्या क्या प्रोत्साहन दिया, इसने सार्वजनिक निर्माण में क्या काम किए, लोकहित के और क्या क्या काम रहे, ये सब इसमें पढ़ने वाले। तो शुरू करते हैं राजस्व सुधार से। मोहम्मद तुगलक, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मोहम्मद तुगलक अपनी दानशीलता के कारण और इसकी जो योजनाएं थी वो अधिकतर विफल हो गई थी। उन विफल योजनाओं के कारण इसने राजकोष को पूरा रिक्त कर दिया था। अब फिरोज शाह के सामने ये समस्या थी कि वह इस खाली राजकोष को कैसे भरे, और इस राजकोष को भरने के लिए उसने जो नीतियां लागू की वही इसके राजस्व सुधार थे। इस दिशा में उसने क्या काम किए, सुनिए। मोहम्मद तुगलक के समय जब अकाल पड़ा था
तो उससे निपटने के लिए इसने तकावी ऋण देने की प्रथा प्रारंभ की थी। तकावी ऋण दोस्तों कृषि की हालत को सुधारने के लिए किसानों को दिए जाने वाला ये ऋण था। फिरोज शाह तुगलक ने इस ऋण को समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? तकावी ऋण देना बंद कर दिया। और क्या किया? उसने पूरे साम्राज्य का दौरा किया और राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण किया। उसके बाद ये 6 साल में ये काम पूरा किया अभिलेखों का निरीक्षण करने का। उसके बाद खालसा भूमि यानी राज्य की भूमि से 6,85,00,000 टका कर निर्धारित किया गया। यानी ये एक मुश्त या लमसम राजस्व को निर्धारित किया। तो इस प्रकार भूमि की नाप की जो व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी उसको इसने समाप्त कर दिया। और इस आधारभूत दोष के बावजूद भी स्थायी रूप से भूमिका निश्चित करना फिरोज की बड़ी सफलता थी, क्योंकि इस नीति से राजस्व में वृद्धि हुई और खाली राजकोष था उसको काफी हद तक भरा गया। और भी कई नीतियां थी जिनसे राजस्व की प्राप्ति हुई। क्या किया देखते चलिए। इसने 24 कष्टप्रद करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 कर लगाए रखे। कौन कौन से? खराज, खम्स, जजिया और जकात। ये कर क्या होते थे मैं संक्षेप में बता देता हूँ, विस्तार में भी बताऊंगा जब हम सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। खराज होता था लगान यानी भू राजस्व। एक और होता था उश्र। उश्र और खराज ये दोनों ही लगान थे। ये अलग अलग लोगों से वसूल किए जाते थे, एक मुस्लिम से एक हिंदू से। खम्स क्या था? खम्स या खुम्स ये था युद्ध में जो संपत्ति मिलती थी लूट में, उस संपत्ति का जो भाग राज्य द्वारा लिया जाता था वो खम्स कहलाता था। जजिया हिंदुओं से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। जकात मुस्लिमों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। ये 4 मुख्य कर थे, इनको लगा रहने दिया। शेष करों को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया। और क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक लूट के धन का जो लेते थे भाग यानी खुम्स का 4/5 भाग लेते थे और केवल 1/5 भाग सेना के लिए छोड़ते थे। फिरोज शाह तुगलक ने इसका उल्टा कर दिया, 1/5 भाग खुद लिया और 4/5 भाग सेना के लिए छोड़ दिया। इससे क्या हुआ? सेना प्रेरित होती थी अधिक धन लूटने के लिए। तो जहां भी इसने सैनिक अभियान किए वहां सेना ने खूब लूटपाट मचाई, क्योंकि उसका अधिकांश भाग सेना को ही मिलना था। फिरोज शाह ऐसा पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसके पूर्ववर्ती सुल्तानों ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, लेकिन ब्राह्मण इससे मुक्त थे। तो इस तरह फिरोज ने ब्राह्मणों सहित समस्त हिंदुओं पर ये कर वसूल किया। इसने एक नया कर भी लगाया, सुर्स या सिंचाई कर। इसको हकेशर भी कहते थे। कौन सा कर लगाया? सुर्स, सिंचाई कर। ये होता था उपज का 10%। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इसने पूरे साम्राज्य में नहरों का जाल बिछा दिया। ऐसा नहीं है कि ये पहला सुल्तान था, पहले भी नहरों का निर्माण होता रहा है, लेकिन इसने पूरे राज्य में नहरों का जाल बिछा दिया यानी बहुत सी नहरों का निर्माण किया। तो अधिकतर कृषि क्षेत्र क्या हो गया? सिंचित हो गया। और इसीलिए इसने सिंचाई पर कर लगाया जो उपज का 10% होता था और उसका नाम क्या था? सुर्स कर। ठीक है, तो याद रखना जो नई नई चीजें कोई सुल्तान करता है वहीं से प्रश्न पूछने की संभावना अधिक होती है। और जो लगान की दर थी, लगान की दर क्या थी इसके समय में? 1/5 से लेकर 1/3 यानी कि 20% से 33% के लगभग। और इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या अपनी लगान की दर रखी थी? 50% यानी 1/2। तो इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि टैक्स की दर को कम करके टैक्स बेस को बढ़ाया। टैक्सेशन में ये एक नियम होता है कि अगर कर की दर कम कर दी जाए तो उस कर को देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। टैक्स पेयर बेस था जो बढ़ गया। इससे क्या हुआ? राजस्व में वृद्धि हुई। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ सिक्के भी चलाए, ये नाम याद रखना। इसने कौन कौन से सिक्के चलाए? संसगनी, ये 6 जीतल के बराबर होता था। अद्धा और बिक, ये नवीन सिक्के फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाए गए। और पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन से सिक्के चलाए थे? दीनार,
अदली, दोकली, दोकनी और सुल्तानी। तो ऐसे हौच पौच ना हो जाया करे, सबको रिकॉल करते रहा करिएगा किसने कौन से सिक्के चलाए थे, वरना बाद में अगर रिवीजन नहीं करोगे तो ये चीजें भूल ही जाओगे। पता चला सिक्कों के नाम तो याद रहे बट किसने क्या चलाया था ये भूल गए। तो कुछ चीजें हैं जो बार बार रिवीजन करने से याद रहती हैं, करते रहिए रिवीजन, ठीक है। अगला काम क्या किया इसने, सिंचाई को प्रोत्साहन। अभी मैंने बताया इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था कि नहरों का निर्माण करना। इसने कई नहरों, बांधों और कुओं का निर्माण करवाया। इसमें से एक नहर का नाम याद रखना जो सबसे लंबी नहर थी, उलूक खनी नहर। उलूक खनी नहर की जो लंबाई थी वो 150 मील थी और ये यमुना नदी से हिसार तक जाती थी। इसकी गृह नीति के अगला काम क्या किया, सार्वजनिक निर्माण कार्य। इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। लोक निर्माण विभाग यानी कि आधुनिक PWD। और इस विभाग ने क्या काम किया, कई नगरों की स्थापना की। इसने फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर नगरों की नींव डाली। तो याद रखना फिरोज शाह ने कौन कौन से नगर बसाए, इनमें फिरोज शब्द जुड़ा हुआ है, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर। तो ये जौनपुर किसके नाम पर था, जौना खां। जौना खां कौन था, बताओ बताओ, वही मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका चचेरा भाई था, इसका पूर्ववर्ती सुल्तान, उसकी याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी, ठीक है। फिरोजपुर, ये फिरोजपुर था बदायूं के पास। एक फिरोजपुर और बसाया था, बहमनी का शासक था एक फिरोज शाह, उसने भी बसाया था फिरोजपुर, वो अलग था, ये अलग फिरोजपुर है। इसने कई मस्जिदों, महलों, सरायों, जलाशयों, कई चीजों का निर्माण किया। इसने अशोक के 2 स्तंभ लेखों को उठाकर दिल्ली ले आया था। कौन कौन से, एक खिजराबाद जिसको टोपरा गांव और दूसरा था मेरठ। ये 2 जगह से अशोक के स्तंभ लेखों को उठाकर दिल्ली ले आया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता था। उदार दंड विधान का निर्माण। ये जो दंड विधान उदार था, केवल मुस्लिमों के लिए उदार था, हिंदुओं के लिए इसमें कोई भी उदारता नहीं थी। और ये अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोजशाही में लिखता है कि अपराधियों को पहले के सुल्तानों के समय में बहुत यातनाएं दी जाती थी। महान तथा दयालु ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं मुसलमानों को अनुचित रूप से मारे जाने से रोकूं। इसने ऐसा क्यों किया, अभी आपको हम बताएंगे जब इसकी धार्मिक नीति को पढ़ेंगे। इसने लोकहित के कौन कौन से काम किए, एक रोजगार दफ्तर खुला, आधुनिक रोजगार पंजीयन कार्यालय के समान। यहाँ पर व्यक्ति अपना पंजीयन करा सकते थे और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सेवा में नियुक्त किया जाता था। इसने गरीबों, असहायों, महिलाओं, वृद्धों की मदद के लिए एक दानशाला खोली जिसका नाम था दीवाने खैरात। इसने दिल्ली में एक सार्वजनिक चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल का निर्माण कराया जिसका नाम था दार उल सफा। यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। इसने और क्या लोकहित के काम किए, अनेक विद्यालयों की स्थापना की, छात्रवृत्ति प्रदान की और एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। और दोस्तों इस अनुवाद विभाग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। जब इसने नगरकोट पर आक्रमण किया, वहां के ज्वालामुखी मंदिर से कई सारे संस्कृत ग्रंथों को ले आया था। उसका फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम इस अनुवाद विभाग के द्वारा किया गया। इसकी गृह नीति का अगला पॉइंट क्या है, दास प्रथा। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक दास रखने का बहुत बड़ा शौकीन था और दासों की देखरेख के लिए एक अलग से दास विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान एक नया विभाग था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखरेख और विनियमितीकरण के लिए की थी। और इसके समय में गुलामों की संख्या 1,80,000 के लगभग थी। लेकिन ये दास प्रथा कालांतर में हानिकारक सिद्ध हुई। कैसे सिद्ध हुई, जैसे उलेमा राजनीति में हस्तक्षेप रखते थे वैसे ही ये दास भी राजनीति में हस्तक्षेप करना
शुरू कर दिए और सुल्तान की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती गई। और यही कारण है कि फिरोज शाह तुगलक के बाद के सुल्तान शक्तिशाली नहीं हो पाए। फिरोज शाह के समय सेना का प्रबंध कैसा था? तो दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखना कि फिरोज शाह था वो कुशल सेना नायक नहीं था, और इसलिए उसने कोई सैन्य संगठन की ओर विशेष ध्यान भी नहीं दिया। सेना की जिम्मेदारी पूरी तरह से जागीरदारी प्रथा पर आधारित थी। इसने जागीरों को वंशानुगत बना दिया और उन्हीं से सैनिक सेवा लेता था। यानी सैनिकों को, सेना नायकों को जागीर दे दी जाती थी और उसके बदले में सैन्य सेवा ली जाती थी। जब कोई सैनिक वृद्ध होता था तो वह अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने पुत्र, दामाद या अन्य किसी को भी शासकीय सेवा में भेज सकता था। इवन उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी यानी कि पुत्र आकर वही सर्विस ज्वाइन करते थे और उनकी जागीर यथावत बनी रहती थी। तो इस दोष के कारण सेना का बहुत ही पतन हुआ। फिरोज शाह की सैन्य नीति यानी इसके सैनिक अभियान पढ़ेंगे। दोस्तों को जैसा कि अभी बताया कि फिरोज शाह तुगलक न तो बहुत ही पराक्रमी था, ना ही सुयोग्य सेनापति था। फिर क्या हुआ? फिर भी कुछ तो युद्ध इसको करने ही पड़े, लेकिन योग्य सेनापति न होने की वजह से जो राज्य मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे उसको वापस जीतने का इसने कोई प्रयास नहीं किया। यानी कौन कौन से स्वतंत्र हुए थे? दक्षिण में मदुरा जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। दक्षिण भारत के इन राज्यों को जीतने का इसके द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया। एक और राज्य स्वतंत्र हुआ था, बंगाल। मोहम्मद तुगलक के समय बंगाल में हाजी इलियास ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वैसे इस बंगाल के विरुद्ध फिरोज शाह तुगलक ने जरूर अभियान किए। कौन से अभियान किए? पहला अभियान, बंगाल के विरुद्ध पहला अभियान 1354 ईस्वी में करता है। बंगाल का शासक कौन था? हाजी इलियास। इसने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। इस अभियान के दौरान इलियास पराजित होता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक बंगाल को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाता है। वह वापस दिल्ली आ जाता है और शासक हाजी इलियास ही बना रहता है। दूसरा अभियान फिर किया जाता है 5 साल बाद 1359 ईस्वी में। इस समय बंगाल का शासक था इलियास का पुत्र सिकंदर। ये अभियान भी असफल रहा। इस बंगाल अभियान से वापस लौटते समय इसने उड़ीसा, जिसका नाम जाजनगर भी था, वहां पर इसने आक्रमण किया। और उड़ीसा में क्या प्रसिद्ध है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने जमकर लूटा और हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए। सारी चीजें याद रखना, अभी इनको कंक्लूड करेंगे। ये उसकी धार्मिक नीति का एक हिस्सा था, मंदिरों को लूटना, हिंदुओं पर अत्याचार करना। इसके जो सैनिक अभियान हुए वो भी धार्मिक नीति के तहत ही हुए, क्योंकि बंगाल में खास सफलता मिली नहीं। उसके अलावा ये जो 2 आक्रमण है उड़ीसा पर और नगरकोट पर, यहाँ पर इसने हिंदुओं पर और हिंदू मंदिरों पर अत्याचार किया। अगला आक्रमण इसने नगरकोट पर किया। नगरकोट पर 1360 ईस्वी में आक्रमण होता है। नगरकोट पर मोहम्मद तुगलक ने भी आक्रमण किया था और जीत हासिल की थी, लेकिन मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद नगरकोट वापस स्वतंत्र हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने इसको पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में हुआ क्या? कांगड़ा का दुर्ग बहुत ही सुदृढ़ किला था। कांगड़ा यानी नगरकोट कांगड़ा जिले में पड़ता था। तो इस दुर्ग का 6 माह तक घेरा डाले रखा फिरोज शाह। उसके बाद इस दुर्ग पर इसने विजय हासिल की। और विजय के बाद क्या किया? यहाँ के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। और लूटा क्या? ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा, उसको गाय के मांस में मिलाकर मक्का मदीना भेज दिया गया। और इसने वहां पर जो पुस्तकालय था उसमें रखे हुए संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया। और किस विद्वान ने किया? विद्वान था एक अपाउद्दीन।
और जो अनुवाद किया उस अनुवाद की पुस्तक का नाम रखा गया दलाइल फिरोज शाही। इस दलाइल फिरोज शाही के नाम से इन संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया गया। फिरोज का जो अंतिम अभियान था वो था सिंध पर आक्रमण। दोस्तों, सिंध पर फिरोज शाह तुगलक से पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने भी आक्रमण किया था और इस आक्रमण पर ही थट्टा में इसकी मृत्यु हो गई थी। जब थट्टा में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हुई उसके बाद सिंधियों ने शाही सेना को बहुत परेशान किया था। इसके हाथी घोड़ों को परेशान किया था और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगाया था वहां से। इसका बदला लेने के लिए फिरोज शाह ने सिंध पर आक्रमण किया। किस लिए किया? बदला लेने के लिए। और इस आक्रमण के लिए जो सेना भेजी गई वो रास्ता भटक गई और कच्छ पहुंच गई। कच्छ में लंबे समय तक वो सेना वहां पर भटकती रही। उसके बाद फिर से एक सेना भेजी जिन्होंने उसको रास्ता बताया। फिर वो बाद में सिंध तक पहुंची। जैसे तैसे सिंध पर आक्रमण किया। किस्मत अच्छी थी, जीत गए और सिंध के शासक ने भी इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इतिहासकार अफीफ लिखते हैं कि सल्तनत के इतिहास में सिंध का अभियान सर्वाधिक कुव्यवस्थित सैनिक अभियान था। सिंध सैनिकों ने मोहम्मद तुगलक का भी पीछा किया था और फिरोज शाह तुगलक की सेना का भी पीछा किया था। और यहाँ पर एक कहावत प्रसिद्ध हुई थी। क्या कहावत थी? एक बार देख लीजिए। देख सेक प्रथा का कमाल, एक तुगलक मर गया दूजे को जरा संभाल। एक तुगलक कौन मर गया था वहां? मोहम्मद बिन तुगलक। सिंध पर आक्रमण के समय तो मरा था थट्टा में, तो दूजा भी वहां पर बहुत परेशान हुआ, इसलिए कहा गया था कि दूजे को जरा संभाल। अब हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति। हमने क्या पढ़ा? गृह नीति, उसकी सैन्य नीति। अब पढ़ते हैं धार्मिक नीति। सॉरी दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक की माँ एक राजपूत घराने की थी और इस पर कहीं ये इल्जाम न लगे कि ये हिंदुओं का पक्षधर है, क्योंकि इसकी माँ एक हिंदू घराने से थी और इस वजह से इसने अपनी कट्टर मुसलमान की छवि बनाई। और वो कट्टर मुसलमान होने के नाते फिर उसने क्या क्या काम किए देखिए। फिरोज शाह तुगलक सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता था। अब सस्ती लोकप्रियता का क्या मतलब है? मतलब ये कि उसमें सैनिक गुण नहीं थे, उसने सेना का संगठन भी मजबूत नहीं किया, वो एक हिंदू माता का पुत्र था। अब लोकप्रियता कैसे हासिल करे? तो उसके लिए उसने तरीका अपनाया, अपनी कट्टर धार्मिक होने की छवि को उसने निर्मित किया। और इस छवि को बनाने के लिए उसने क्या काम किए, वो ही उसकी धार्मिक नीति थी। उसने दरबार में उलेमा वर्ग को प्रधानता दी। इस उलेमा वर्ग को इसके पूर्ववर्ती सुल्तान जो थे मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ने इस वर्ग की अवहेलना की थी। आप राजनीति में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करोगे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसके उलट उलेमा वर्ग को वापस राजनीति में हस्तक्षेप करने की इजाजत दी, यानी करने दिया। और इसने क्या किया? हिंदू मंदिरों को लूटा। कौन कौन से मंदिरों को? पुरी का जगन्नाथ मंदिर, नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर और मूर्तियों को भी तोड़ा। ये इसकी धार्मिक नीति का हिस्सा था। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम है फतूहाते फिरोज शाही। नाम याद रखना, फतूहाते फिरोज शाही। और ये पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बरनी और शमसी सिराज हफीज ने। और ये फतूहाते फिरोज शाही इसकी आत्मकथा है, तो इसने स्वयं लिखी है। इस पुस्तक में उसने हिंदुओं के लिए काफिर और जिम्मी शब्दों का प्रयोग किया है। अब काफिर और जिम्मी शब्द का मतलब आप लोग भली बातें जानते हो। फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने राज्य के खर्च पर हज की यात्रा की व्यवस्था की। हज जाने के लिए राज्य द्वारा खर्च प्रोवाइड कराया जाता था और ऐसा करने वाला फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था। इतिहासकार आरसी मजूमदार इसकी धार्मिक नीति के संबंध में लिखते हैं। उनका कोट है कि फिरोज इस युग का सबसे महान और धर्मांध
और इस क्षेत्र में सिकंदर लोधी और औरंगजेब का अग्रज था। आगे हम जानेंगे सिकंदर लोधी और औरंगजेब बहुत ही धर्मांध व्यक्ति थे और उससे पूर्व फिरोज शाह तुगलक ने इस रास्ते पर कदम बढ़ा दिया था, यानी कि बहुत ही धर्मांध और कट्टर मुसलमान था। इतिहासकार हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन, इन्होंने फिरोज के शासनकाल को फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। तो दोस्तों, जो इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं वो इतिहासकारों के नाम भी याद रखें कि किसने क्या कहा है, और जो इतिहास विषय के विद्यार्थी नहीं है, केवल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ ये याद रखें कि किसको क्या कहा गया है, यानी फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा गया है। और इतिहास वाले ये भी याद रखें कि फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा किसने है, हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन। फिरोज शाह मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक था। तो इन दो शब्दों में कल्याणकारी और निरंकुश में फिरोज शाह के शासनकाल का मूल्यांकन हो जाता है। कल्याणकारी यानी इसने सार्वजनिक क्षेत्र में कल्याण के काम किए। क्या कल्याण के काम किए? अभी हमने उसके राजस्व सुधार देखे, हमने उसके लोकहित के कार्य देखे, यानी उसने दानशाला खोली, दीवानी खैरात, उसने दारुल सफा नाम का हॉस्पिटल खोला, उसने रोजगार दफ्तर खोला, उसने स्कूल खोले, उसने छात्रवृत्ति दी, उसने अनुवाद विभाग की स्थापना की, और क्या किया उसने, वो सब हमने अभी देखा। और निरंकुश का मतलब क्या है? धार्मिक नीति थी उसकी, वो निरंकुश प्रवृत्ति की थी, यानी मुसलमानों के लिए उदार दंड विधान बनाया, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार किए, उनके मंदिरों को तोड़ा, उन्हें लूटा और तरह तरह से परेशान किया। तो इस तरह फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था वो कल्याणकारी निरंकुश शासन था। फिरोज शाह के समय कुछ निर्माण कार्य भी हुए, एक नजर में देख लेते हैं। फिरोज शाह कोटला का दुर्ग, ये दिल्ली में ही है, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। इसके नजदीकी फिरोज शाह कोटला का मैदान भी था, जिसका नाम बाद में बदलकर पी चिदम्बर स्टेडियम कर दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, ये दिल्ली के हौज खास परिसर में है। ये हौज खास हमने पढ़ाया था अलाउद्दीन खिलजी के वीडियो में। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी दिल्ली में हौज खास का निर्माण कराया था, और उसी कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, जो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसके समय में ये दो काम फिरोज शाह तुगलक ने किए, फिरोज शाह कोटला का दुर्ग और फिरोज शाह का मकबरा। फिर इसके समय में इसका जो वजीर था खाने जहां, उसने भी कुछ निर्माण कराया। तो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, यानी खाने जहां ने अपना स्वयं का मकबरा बनाया। ये कौन था? फिरोज शाह का वजीर था। और ये मकबरा बना कहाँ है? दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास में। और ये अगला पॉइंट ध्यान रखना कि दिल्ली का पहला अष्टकोणीय मकबरा है। कौन सा मकबरा है? अष्टकोणीय मकबरा, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। खाने जहां तेलंगानी ने दो मस्जिद भी बनवाई, काली मस्जिद और खिड़की मस्जिद। काली मस्जिद और खिड़की मस्जिद किसने बनवाई? खाने जहां तेलंगानी। इसका नाम था खाने जहां और ये निवासी था तेलंगाना का, इसलिए इसको खाने जहां तेलंगानी कहा जाता है। फिरोज शाह की मृत्यु कैसे होती है? दोस्तों, ये 80 वर्ष की वृद्धावस्था में इसका देहांत होता है, और इससे पूर्व ही इसके पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। इसके पुत्र थे फतेह खां और खान जहां, इनकी इससे पूर्व मृत्यु हो गई थी। तो इस शोक और वृद्धावस्था के कारण 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। सॉरी। अब आगे कौन था? क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा हुआ था कि तुगलक वंश कब से कब तक चला, 1320 से 1414 ईस्वी में। तो 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हुई। तो इसके बाद के सुल्तान कौन रहे? मन में एक जिज्ञासा जागती है। तो चलो हम बता देते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी कौन थे। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश में 5 सुल्तान और हुए। बस यही याद रखना है कि इसके बाद 5 सुल्तान
और हुए, और इन 4 सुल्तानों के कोई खास काम नहीं है, इसलिए कई पुस्तकों में इनके नाम भी नहीं मिलते हैं। मैंने आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इनके नाम लिख दिए हैं। और जो अंतिम सुल्तान बना था नासरुद्दीन महमूद, बस इसको पढ़ते हैं, नासरुद्दीन महमूद। इसका जो शासनकाल था 1394 से 1412 ईस्वी। इसके समय जो मुख्य घटनाएं हुई वो क्या थी? इसके समय दोस्तों मंगोल नेता तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 1398 ईस्वी में। और जब तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो नासरुद्दीन महमूद दिल्ली को छोड़कर भाग गया। तो इस तरह तैमूर ने दिल्ली को खूब मन भर के लूटा, लूट लाट के वापस चला गया, तो महमूद वापस दिल्ली आ गया। इसके समय जौनपुर स्वतंत्र हुआ और इसको स्वतंत्र किया मलिक सरवर ने, जो कि एक हिजड़ा था। तो इसके समय कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? जौनपुर। किसके समय? नासिरुद्दीन महमूद के समय। और किया किसने? मलिक सरवर। अब ये जो अंतिम सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद, इसके समय दिल्ली सल्तनत बहुत ही छोटी सी रह गई थी। तो दिल्ली सल्तनत सिकुड़कर एक छोटा सा टुकड़ा रह गई थी। और व्यंग पूर्वक कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। दिल्ली से पालम तक। जब मैंने ये कोट पढ़ा तो जिज्ञासा जागी कि दिल्ली से पालम तक आखिर कितना एरिया। जब मैंने इसके बीच की दूरी सर्च की तो दिल्ली से पालम तक की दूरी होती है 15 किलोमीटर। कितनी? 15 किलोमीटर। तो इसके समय जो दिल्ली सल्तनत का एरिया था वो मात्र इतना ही रह गया था। तो फिर तुगलक वंश का पतन होना स्वाभाविक ही था। और पतन कैसे हुआ कि 1412 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके तैमूर का जो प्रतिनिधि था, तैमूर का प्रतिनिधि हिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मई 1414 में सैयद वंश की नींव डाली। और अगले वीडियो में अब हम क्या पढ़ेंगे? सैयद वंश। तुगलक वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें, क्योंकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनसे अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए।